मोहतरम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहतरम हसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान सेंट्रल वर्किंग कमेटी, मैंने पहले भी आपको सबको सलाम किया था, दोबारा अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हो रही है आप सबको यहाँ पे देखकर। एक एक चेहरा माशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून का एक सतून है और बड़े अरसे बाद इतने प्रोमिनेंट चेहरे मैंने एक साथ बैठे देखे हैं। गो हमारी मुलाकातें इंतखाबात में पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में हुई हैं, लेकिन एक साथ इतने लीडरशिप हमारी क़यादत इकट्ठी नहीं बैठी। मुख्तलिफ बैचेस में ज़रूर आए हैं लेकिन एक साथ नहीं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और पूरे पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है, जिसमें चारों सूबे भी हैं, जिसमें इस्लामाबाद भी है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी है, जिसमें आज़ाद कश्मीर भी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हर सूबे की क़यादत माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद है। तो मैं यही देख के बहुत खुश हो रहा था कि आज बड़े अरसे के बाद हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत अरसा जुदा भी रहे, मैं कहीं था, आप कहीं थे, कोई कहीं था, कोई जेल में था, कोई नज़रबंद था, कोई मुल्क से बाहर था, कोई मुल्क के अंदर रह के बहुत बुरे हालात फेस कर रहा था। किसी के बेटे को गिरफ़्तार किया जा रहा था, किसी की बेटी को गिरफ़्तार किया जा रहा था, किसी के भाई को गिरफ़्तार किया जा रहा था और बड़े बड़े संगीन झूठे मुकदमात में गिरफ़्तार किया जा रहा था। ये आंखों देखा वाक़या है और यहाँ सब बैठे हैं जिन्होंने वो मुकदमात भुगते हैं और उन सब पे मुझे बड़ा नाज है। मैं उन सब लोगों को दिल की गहराइयों से बड़ा प्यार भरा उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि आप मुस्लिम लीग नून के बेहतरीन साथी हैं, बेहतरीन लोग हैं और आप उस भट्टी से निकले हुए सच्चे और खरे आप अपना सोना है। तो सोने में, बल्कि सोने में तोलने के लायक हैं कि जिन्होंने कभी भी नहीं छोड़ना, ये सोचा कि हम अपना जो है वो ठीक है जेलें भुगत रहे हैं, मुकदमे भुगत रहे हैं, ऐसे मुकदमे भी भुगत रहे हैं जिसकी सज़ा खुदा ना खास्ता सज़ाए मौत हो सकती है, लेकिन उन्होंने बड़ी बुर्दबारी के साथ, बहादुरी के साथ और जुर्रत के साथ हालात का मुकाबला किया और फिर उनके केसेस झूठे साबित हुए और फिर आज देखें वही जेलों में डाले गए लोग, हमारे भाई, हमारे बेटे बेटियां, हमारे पार्टी के कारकुन, पार्टी के लीडर्स जो बहुत मुश्किल हालात में वक्त गुजार रहे थे, आज माशाअल्लाह दोबारा असेंबली में आके बैठे हैं। तो हमारा कोई वज़ीर आज़म है, कोई वज़ीर आला है, कोई स्पीकर है, कोई वज़ीर है और कोई अपना मशीर है और कोई जो है वो पार्टी के मुख्तलिफ ओहदों पे है, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ ओहदों पे है। अल्लाह ताला ने बहुत फिर मेहरबानी की और सुरखरू किया आप सबको। झूठे मुकदमात एक्सपोज हुए और फिर ये तो सब कुछ हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुख एक बात का बहुत है। अभी यहाँ पे बात हुई 1990 से बात शुरू की
शहबाज शरीफ साहब ने, और 1990 का एक ऐसा दौर था जब हमारी गवर्नमेंट पहली दफ़ा मरकज़ में बनी, मुस्लिम लीग नून। तो उसमें जो हमने एक एजेंडा बना के मुल्क की तरक्की का जो काम शुरू किया, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। और मुझे ये बताया जाए, मुझे ज़रा समझाया जाए क्या वजह थी कि 1993 में, मार्च 1993 में, शायद या उससे पहले एक आध महीने का फ़र्क होगा, हमारी हुकूमत का क्यों तख्ता उलट दिया गया। ये मैं पूछना चाहता हूँ, वजह क्या थी, उसकी वजह। एक सबसे पहले, मैं 1990 से शुरू हो रहा हूँ, अभी तो उससे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, लेकिन जानना चाहता हूँ, मुझे आज तक उसकी वजह समझ नहीं आई। और मैं उन लोगों के नाम भी नहीं लेना चाहता जो इस साजिश में जो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। अगर वो मोमेंटम जारी रहता आज तक, हम यकीनन अल्लाह के फजलो करम से नंबर 2 या नंबर 3 पर होते और दुनिया में भी एक मकाम हासिल कर चुके होते। मैं बिल्कुल वसूख के साथ ये बात कह रहा हूं। इतना बेहतरीन हमारा मुल्क टेक ऑफ कर चुका था, और मोटरवेज उस जमाने में बननी शुरू हो गई। उस जमाने में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लगने शुरू हो गए जिसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और उस वक्त ये भी कहा जाता था, और बड़े बड़े लोग कहते थे, और जिन्होंने मुझे निकाला वो भी कहते थे कि भाई ये मोटरवेज के ऊपर क्यों पैसा लगा रहा है नवाज शरीफ, ये क्या क्या मंसूबी, तो पैसा जाया कर रहा है। आज उन मोटरवेज की अफादियत का पूरी कौम को इल्म है। सब जानते हैं कि मोटरवेज ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर कितना कंट्रीब्यूट किया है। ये बात बहुत, मैं उन लोगों के नाम नहीं लेता, मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन ये बात उन्होंने की। और फिर इतना इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ती जा रही थी, इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी के साथ हो रही थी, और आप उसमें से कई लोग विटनेस हैं। मेरी काबीना के मेंबर थे उस जमाने में कई लोग, और आप में से बहुत सारे लोग वजीर थे, मशीर थे, तो आप सब लोगों को पता है इस बात का। उसके बाद फिर वो तलवार पाकिस्तान पे चली, फिर उसके बाद फिर मैं ऑपोजिशन में आए, हम जो मुश्किलें काटी देखी वो आप सब जानते हैं। 1997 में अल्लाह ने फिर मौका दिया, फिर हमने जो है ना वो उसी स्पीड के साथ फिर आगे बढ़ना शुरू किया, और उसमें एक और चीज़ का इजाफा किया। हमने सिर्फ अपनी मईशत या इकोनॉमी में किरदार अदा नहीं किया, सिर्फ हमने डिफेंस में भी पूरा पूरा जो है वो हिस्सा डाला, और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। और उसके बाद हमने अपनी जो दूसरे हमारे प्रोग्राम हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनको भी हमने आगे परवान चढ़ाया। शहबाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि शहबाज साहब ने भी एटमी कुव्वत, जब हम बन रहे थे तो उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन के साथ जो मेरी गुफ्तगू हो रही थी उसका हवाला देते हुए कहा जी कि पाकिस्तान को $5 बिलियन ऑफर किए गए। ये सही बात है। और उस जमाने के $5 बिलियन, आज के नहीं, उस जमाने के 1998 के $5 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती थी। तो वो ऑफर किया जी कि हम आपको ये देते हैं, आप एटमी धमाके ना करें। तो हमने, मेरा ख्याल है कि आप में से कोई एक बंदा भी नहीं होगा इस पूरे हॉल में, मेरे ख्याल 147 लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें से मेरा ख्याल है कि 147 के 147 ही कहेंगे कि हमने वो $5 बिलियन ना वसूल करके हमने और एटमी धमाके करके सही फैसले कबूल दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुल्क में मार्शल लगा दिया और प्राइम मिनिस्टर को एक हाईजैकर जो है ना वो बना दिया। मैं सुबह प्राइम मिनिस्टर था, रात को हाईजैकर था, और उसके बाद ये जाली मुकदमे भुगते। आप जानते हैं 27 साल की सज़ा मुझे सुनाई गई कराची कोर्ट से, और उस सज़ा को सज़ाए मौत में तब्दील करने के लिए हाई कोर्ट कराची में
میرا مقدمہ جو ہے حکومت نے دائر کیا. ایک وہ وزیر اعظم جو پاکستان کو ایٹمی قوت بناتا ہے, جو رشوت نہیں قبول کرتا 5 ارب ڈالر کی, اور کہتا نہیں ہم اپنی عزت کا سودا نہیں کرتے, ہم ایسی قوم نہیں ہیں جو اپنی غیرت کا سودا کریں, ہم ضرور ایٹمی دھماکے کریں گے, ہم نے کیے. تو اس پرائم منسٹر کو جیلوں میں ڈالا گیا, اس پرائم منسٹر کو سزائے موت دینے کی کوشش کی گئی, اس پرائم منسٹر کو کچھ اور بھی بنا تو 7 سال کے لیے ملک بدر کر دیا. شہباز صاحب کا بہت بہت شکریہ جو کلثوم نواز کا ذکر کیا انہوں نے, اور اس زمانے میں کلثوم نواز کی جدوجہد تو ماشاءاللہ ایک مثالی جدوجہد تھی. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ میں آپ کو بتدریج بتا رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. ہماری 70 سالہ تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے, اور بہت سے اس میں اس دور میں واقعات ہوئے, لیکن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن اس کے بعد پھر جلاوطنی ہوئی, ہم واپس آئے, 2013 میں پھر ہماری حکومت آئی, اور ہم نے آ کے کیا کیا. 2013 میں آ کر سب سے پہلے حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے؟ نواز شریف جاتا ہے بنی گالہ. کس کو ملنے کے لیے؟ عمران خان کو, جو 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے, 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے ان کے پاس کہ عمران خان صاحب الیکشن تو آگے فضل و کرم سے ہم جیت گئے ہیں, اور آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں, اور آپ بھی ایک مثبت کردار ادا کریں. یہ 35 پنکچر والی بات درست نہیں ہے, اور اس سے آپ باہر نکلیں. اور میں اپنا چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم دوسرے کے پاکستان کی خدمت کریں. تو میرے سامنے یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. کون کون بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ جہانگیر ترین صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر ان کے سرکردہ لیڈرز بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. سب عرفان صاحب اپنا ہاتھ ہلائیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے, جھگڑا صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور چودھری نثار علی خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں اپنا ان سے کہا, انہوں نے کہا جی اچھا جی بالکل ہم کریں گے, ہم تیار ہیں. اور اٹھنے لگے تو مجھے انہوں نے کہا جناب ہماری یہ بنی گالہ کی سڑک بنا دیں آپ. وہ میں نے 15 دن میں بنی گالہ کی سڑک بنا دی. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حقائق ہے, سچ کہتا ہوں کیونکہ جھوٹ کی نہیں عادت مجھے. وہ بنا دی ہم نے. اس کے بعد مجھے نہیں پتہ لگا کہ کیا ہوا. لندن چلے گئے محترم عمران خان صاحب, لندن پھر اپنا چودھری پرویز الہی صاحب بھی پہنچ گئے, لندن میں مولانا طاہر القادری صاحب بھی پہنچ گئے, لندن میں جنرل ظہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے. اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے تو وہ جال بنا سازش کا, اور اس کے بعد پر آ کے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان. میں نے کہا میں تو یار چند دن پہلے میں ان کو مل کے آئے ہوں, آج دھرنے انہوں نے شروع کر دیے, کیوں؟ کچھ سمجھ نہیں آئی. کہاں سے ان کو اشارہ ملا, کیا ملا, کیسے ملا, کیا ہوا؟ بتاؤ تو یار, ہمیں پہلے کم از کم بتا تو دو. یہ تو کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ نواز شریف ہمارے پاس آیا تھا, چلے ہمارا کم از کم اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم نواز شریف کو جا کے بلے اور کہیں کہ آپ آئے تھے, ہمیں یہ اعتراض ہے, ہمیں ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اختلاف ہے, ہم دھرنے شروع کرنے لگے ہیں. بھئی میں ادھر آیا ہوں تو یہ آپ میرے کمر میں خنجر گھوم رہے ہیں کہ وہاں مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم کریں گے, تعاون کریں گے, اور یہاں آپ پہ جو ہے نا وہ اسلام آباد میں ڈی چوک کے اندر اپنا دھرنے شروع کر دیے, اور آپ نے مارچ شروع کر دیا ہے. اور میں نے, مجھے یاد ہے میری کابینہ کے کچھ ممبر بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا تھا کہ ان کو مت چھیڑنا, کیونکہ ایک جگہ سے یہ دوسری جگہ شفٹ ہو رہے تھے. تو کئیوں کا خیال تھا نہیں ان پہ اپنا جو ہے نا وہ لاٹھی چارج ہونا چاہیے. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ لاٹھی چارج کے بغیر ہی کام ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی چارج کے بغیر کام ٹھیک ہو گیا,
क्योंकि उसके बाद वो धरने कोई 200, 300, 400 से ज़्यादा नहीं होते थे, वो एक वक्त आ गया था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये धरनों के बाद चले, वो भी एक वक्त गुजर गया, हमने भुगता लिए धरने। वो चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे थे और वो बार बार उनका आ रहा था, ये कैंसिल हो गया पहला, लेकिन धरने जो 4 महीने चलते रहे और हमें बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी तो कि हम उनको कैसे बुलाएं यहाँ पे इन धरनों में। बहरहाल पाकिस्तान में वो आए और उसके बाद फिर जब वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर आए तो सी पैक पे का एग्रीमेंट हुआ और उन्होंने खुद मुझे कहा कि जनाब ये तोहफा है, ये जो सी पैक जो है ये आपके लिए मिस्टर नवाज शरीफ, आपके लिए हमारी तरफ से, चाइना की तरफ से। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए जोत न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।